मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। इस क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम हिस्ट्री के कुछ व्यू ऑफ पॉइंट को डिस्कशंस किया था। एट ए प्रेजेंट सेम चैप्टर्स के कुछ व्यू ऑफ पॉइंट यानी नेक्स्ट व्यू ऑफ पॉइंट्स को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज योर चैप्टर्स इज सो लेंथी। आपका चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है, तो आज हम लोग इसकी सेकेंड मीटिंग के अंदर इसके कुछ व्यू ऑफ पॉइंट जो है उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इन दिस वे और फर्स्ट जो हमारा टीचिंग पॉइंट है, आज हमारा जो पहला जो व्यू ऑफ पॉइंट है वो है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, इसका मतलब होता है हमारी जो राजनीति है, हमारी जो पॉलिटिकल जो हमारा फैक्टर्स है उसके अंदर उग्र सुधारवाद यानी रेडिकलैम्स का मतलब होता है उसके अंदर हम कुछ चेंजेस लेके आते हैं। एक जो रेवोल्यूशन, एक क्रांति जो आती है उसके आधार पर जो सुधारवाद यानी जो चेंजेस आते हैं, जो सुधार आते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल रेडिकलैम्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस और आर्थिक संकट। ठीक है, द बर्थ ऑफ द वेमियर रिपब्लिक, ठीक है, coincided with the revolutionaries uprising of the separating language. This language was the base of the pattern of Bolshevik revolution in Russia, and Soviet of workers and sellers were established in many cities. ये ऐसा कहता है कि जब वेमर रिपब्लिक का जब जन्म हुआ था उसी समय संयोगवश एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांति जो है वो अपराइजिंग उठी एंड द सेपरेटाइज्ड लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेजेस वाज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, यानी जो बोल्शेविक के अंदर जो क्रांति हुई थी उसका सबसे बड़ा बेस ये लैंग्वेजेस बनी थी। और जो सोवियत के जो वर्कर्स थे वो एज ए सेलर वर एस्टेब्लिश इन मैनी सिटीज़, वो जाकर के अलग अलग सिटीज़ के अंदर जाकर के एस्टेब्लिश स्थापित हो गए। The political atmosphere in the Berlin was charged with demands for the Soviet style governance. हमारा जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है यानी हमारा जो राजनीतिक का जो एक वातावरण सा जो बन रहा था बर्लिन के अंदर, उस समय एक डिमांड आई थी सोवियत गवर्नेंस की तरफ से कि द वेमर रिपब्लिक क्रस्ट द अपराइजिंग ऑफ द separatist language with the help of wartime and organization called Free Crops, and the separatist later founded a communist party of Germany. यहाँ कुछ ऐसी डिमांड की जाने लगी, ऐसी मांग उठने लगी जिसके अंदर एक तो ऑर्गेनाइजेशन जो था वो फ्री क्रॉप्स का यानी जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन जो था उसका यहाँ पर उदय हुआ था जिसका नाम था वाटलन ऑर्गेनाइजेशन, और जिसको एक नाम से और जाना जाने लगा था वो था फ्री क्रॉप्स। और सेकंड ये थी कि यहाँ पर जो है सेपरेशन की बात आई और एक कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसको जर्मनी में लाने के लिए लोगों को जो रेवोल्यूशनरीज बनना पड़ा। यहाँ ऐसे जो मुद्दे हैं, ऐसे जो मांगे हैं उनको राइज किया जाने लगा था। टू पार्टीज ऑफ कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट नेवर वर्क टुगेदर आफ्टर दिस, दस दे कुड नॉट कंट्रोल द राइज ऑफ हिटलर। टू पार्टीज यानी यहाँ पर दो पार्टीज जो सामुदायिक कम्युनिस्ट जो थी उसमें एक तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक सोशलिस्ट थी। ये दोनों जो थी हमेशा इन्होंने काम कभी भी साथ में नहीं किया था और ना ही उन्होंने हिटलर का जब राइज हुआ था उस पर कोई कंट्रोल था। तो यहाँ जो हमारा जो पॉलिटिकल जो रेडिकलिज्म था उसमें हिटलर के राइज उदय का कोई लेना देना नहीं था, यानी क्योंकि ये एक विपरीत कंडीशंस थी। उसके बाद आता है इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। अब जर्मनी के अंदर किस किस प्रकार का आर्थिक संकट था, क्या उसकी हिस्ट्री थी। तो पॉलिटिकल रेडिकलेशंस वाज ओनली इंक्रीज्ड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। देखिए ये कहता है कि जो हमारी जो राजनीति है उसके अंदर जो उग्र सुधारवाद हुआ था वो केवल इसलिए इंक्रीज नहीं हुआ था कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे वो 1923 के अंदर सबसे ज़्यादा ऊपर थे, यानी आर्थिक संकट जो था वो 1923 में काफ़ी बढ़ चुका था। जर्मनी हैड fought the war largely and launched and had a pay war the repression in gold, and this depleted gold reserve at time when the resources was scarce. When the Germany refused to pay 1923 and French occupied the Germany's industrial area of the Ruhr, which was rich in कोयला। यानी इकोनॉमिक जब आर्थिक संकट जब होने लगे तो लार्जली जो लोन है वो गोल्ड पर देने के लिए
मतलब गोल्ड जो था उसके ऊपर पेमेंट किया जाने लगा, क्योंकि आर्थिक संकट जो था वो काफ़ी बढ़ गया था। उसके अलावा गोल्ड के बदले दूसरी जो थिंग्स है उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया था, रिप्रेजेंटेशन किया गया था, डिप्लीट किया गया था और उसको एक सोर्सेज के रूप में स्कैर किया जाने लगा। उसके बाद में जर्मनी जो थी वो रिफ्यूज़्ड हो गई पे करने के लिए 1923 के अंदर, और जो फ्रांस था उसने जर्मनी को ऑक्यूपाइड किया, एक इंडस्ट्रियल एरिया जिसका नाम था रोहर। रोहर नाम की एक ऐसी जगह थी जिसको जर्मनी ने जो है वो ऑक्यूपाइड किया फ्रांस को, जिसके अंदर रिच कोयला था। अब यहाँ कोयला एक प्रकार का मिनरल है जो मोस्ट ऑफ हमारे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इसमें काम में आता है। तो यहाँ जो है रोहर जो थी वो इकोनॉमिक फैक्टर्स को सही करने के जब क्राइसिस चल रहे थे तो इसको एक अच्छा उसके आधार पर लेकर के फ्रेंच को इसको ऑक्यूपाइड किया गया। फिर हमारे पास में इसके बाद नेक्स्ट आता है हाइप्रिलिनेशन इन जर्मनी। नेक्स्ट टॉपिक जो कि थर्ड पर लिखा है मैंने, हाइप्रिलिनेशन इन जर्मनी। हाइप्रिलिनेशन इन जर्मनी का मतलब होता है मुद्रास्फीति इन जर्मनी। जर्मनी के अंदर किस प्रकार से मुद्रास्फीति जो थी करंटली जो थी करेंसी किस प्रकार से एबंडेंट होती थी, इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आई वुड लाइक टू हियर कि जर्मनी प्रिंटेड पेपर करेंसी अबंडेंट। यहाँ जर्मनी में अब जो पेपर होता था, जो कि आज हमारे यहाँ पर भी पेपर पर ही करेंसीज हैं, तो जर्मनी जो था उसने प्रिंटेड पेपर के ऊपर अपनी करेंसीज जो थी उसको अबंडेंट किया एंड इट रिजल्ट इन ए शार्प फॉल इन द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्केट। और इसका इफेक्ट ये पड़ा कि जर्मन का जो मार्केट था उस पर इस अचानक से मार्केट जो है वो काफ़ी लुढ़का और इससे जर्मनी का जो मार्केट था उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा, ड्यू टू विच प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज। सामानों के जो दाम है वो काफ़ी बढ़ चुके थे। द क्राइसिस कैम टू नो एज ए हाइप्रिलिनेशन इन जर्मनी। तो इसी वजह से ये जो क्राइसिस जो हमारे जर्मनी के अंदर आए वो हाइप्रिलिनेशन के नाम से जर्मनी में इसको हाइप्रिलिनेशन के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब होता है मुद्रास्फीति। यानी किस प्रकार मुद्रा की जो रेट होती है उसका जो एक स्टैंडर्ड होता है उसमें किस प्रकार से कमी आती है, वो कहलाता है हाइप्रिलिनेशन ऑफ जर्मनी। यानी जर्मनी के अंदर किस प्रकार मुद्रास्फीति हुई। अब यहाँ पर जो पेपर की करेंसी आई, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिबेट करें, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, तो क्या होता है बेटा, जहाँ जहाँ पेपर की करेंसीज हैं, पहले क्या होता था, पहले अगर हम मोनार्चीज टाइम में जाते हैं, राजा रानी के वंशज में अगर हम जाते हैं, तो हमारे भारत के अंदर भी चांदी, सोने, तांबे इस प्रकार की जो करेंसीज थी वो चलती थी। उस समय उसकी वैल्यू भी अकॉर्डिंग टू उसके होती थी। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ पर भी प्रिंट कागज़ के ऊपर हमारी करेंसीज को प्रिंट किया जाने लगा, इसीलिए हमारी जो करेंसीज है उसकी वैल्यू मार्केट में कम हुई। वो की वही चीज़ जो है वो जर्मनी के अंदर हुई। अब आता है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, यानी ऐसा समय जो अवसाद यानी डिप्रेशंस के अंदर था, वो था द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे बड़ा जो डिप्रेशन था इकोनॉमिक्स सेक्टर के अंदर वो आया था प्रथम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी हमारा जो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसी के अंदर। द कॉजेज द शार्प फॉल इन द डिमांड्स ऑफ एसेंशियल गुड्स, और इसका सबसे बड़ा जो डिमांड जो थी वो सामानों के ऊपर आई। फार्मर्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रीज, ये जितने भी जो मैंने बताया आपको, इनके ऊपर काफ़ी अफेक्टेड हुआ इस क्राइसिस का, इस प्रकार के संकट का। इवन अमेरिका कुड नॉट एस्केप फ्रॉम द क्राइसिस। यहाँ तक कि अमेरिका जो कि एक डेवलपमेंट कंट्री के नाम पे आती है, यहाँ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जिन कंट्रीज़ की पर इनकम जो है वो अच्छी होती है वो तो डेवलपमेंट कंट्रीज़ में आती हैं, जिनकी पर इनकम लो होती है वो अनडेवलपमेंट में आती हैं, और जिनकी इनकम जो है वो ना तो अपर उसमें जाएगी ना लोअर में जाएगी, वो जो मिड में रहेगी तो वो मिड डेवलपमेंट कंट्रीज़ में आएगी। तो अमेरिका जो है वो डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर मानी जाती थी, लेकिन वो भी इस प्रकार की क्राइसिस, इस प्रकार के संकट से छूट नहीं सकी, वो भी इस क्राइसिस के अंदर आई।
द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज द crashed in 1929, ठीक है। एंड जर्मनी इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंड ऑन यूएसए। जब जर्मनी जो है अपने इंडस्ट्रियल एरियाज़ को जब रिकवर करने के लिए लगा तो उसके पास इतनी समृद्धि नहीं थी, इतनी वेल्थ नहीं थी, इसीलिए वो टोटल डिपेंड हो गया था यूएसए के ऊपर। एंड ओवर द नेक्स्ट 3 और आने वाले जो 3 इयर्स थे तो बिटवीन 1929 से 1932 यानी 1929 से 1932 का जो ग्रेस पीरियड था 3 ईयर का, द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ। द इफेक्ट ऑफ इस रिसेक्शन इन यूएसए इकोनॉमिक वर फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरा जो संसार है वो इससे अफेक्ट हुआ। उनकी करेंसीज जो थी, नेशनल इनकम जो थी वो आधे से भी ज़्यादा जो है वो गिर चुकी थी। द जर्मनी इकोनॉमिक वॉज द सेवरली हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। बाय द 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस वॉज reduced to 40% of the 1929 लेवल। तो किस प्रकार से इंडस्ट्रियल जो हमारा प्रोडक्शंस होता है, हमारी जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस होती हैं वो उनका जो लेवल है वो किस प्रकार से गिरता ही गया। इस वजह से जो ये 3 ईयर्स से द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, अवसाद के कुछ वर्ष जिसमें स्पेशल हम नॉमिनेट करते हैं 1929 से लेकर के 1932। आ गई बात समझ में? कौन कौन सा एरियाज, कौन कौन सा मैंने बताया ईयर जो कि अवसाद से भरा हुआ था? 1929 से लेकर के 1932। नेक्स्ट हमारा आता है, इस टॉपिक को आपको होमवर्क में रीड करना है। द मेन इफेक्ट ऑफ द रेसिक्सेशन ऑन जर्मनी वर, यानी मैन कौन कौन से इफेक्ट जो हैं वो जर्मनी के अंदर इस इफेक्ट के कारण आए, उसके कुछ व्यू पॉइंट है, उसको आपको सिर्फ रीड करना है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है अनस्टेबिलिटी ऑफ वेमियर रिपब्लिक। ठीक है, ये कहता है द वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन हैड द इंटरनल डिफेक्ट विच मेड unstable and vulnerable of the dictatorship due to the proportional representation. It was impossible to get a majority from one single party. यानी इसमें समझाने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वेमियर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वो कुछ इंटरनल उसके अंदर यानी आंतरिक जो है उसके अंदर काफ़ी डिफेक्ट थे, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हुआ, वो उसकी जो वैल्यू है वो अनरेबल हुई, वो डिक्टेटरशिप्स के अंदर आया। मोर एवर उसके बाद आर्टिकल 48 गेव द प्रेसिडेंट द पावर इन इम्पोज इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को कुछ पावर जो है वो दिया गया था एंड सस्पेंड सिविल राइट एंड रूल बाय द डिक्री। और उसके बाद में सिविल राइट यानी नागरिक कुछ अधिकार जो थे और रूल किए गए थे उनको सस्पेंड करके उसको डिक्री किया गया था। द वेमियर रिपब्लिक फेस्ड 20 डिफरेंट कैबिनेट्स इन 14th ईयर्स, यानी 14 सालों के अंदर 20 बार जो है उनमें संशोधन किया गया था। ईच द लास्टिंग ऑफ एवरेज 239 डेज एंड पीपुल लॉस द कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम विच हार्डली ऑफर्ड एनी सोल्यूशन। पब्लिक जो थी वो इतने डिप्रेस्ड हो गई थी, इतनी कन्फ्यूज्ड हो गई थी कि उनका धीरे धीरे जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, हमारा जो पार्लियामेंट था, हमारा जो डेमोक्रेटिक जो फॉर्म्स थी, उससे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होता गया और धीरे धीरे वो ऑफर्ड करने लगे कि भाई इसका कहीं कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है वो निकले। यानी जो अस्थिरता यानी अनस्टेबिलिटी ऑफ वेमियर रिपब्लिक, यानी वेमियर का जो गणतंत्र था उसके अंदर जो अस्थिरता बनी हुई थी, इससे वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी डिप्रेस्ड होने लग गई थी। फिर यहाँ होता है हिटलर्स राइज टू पावर। यहाँ हिटलर जो है उसका उदय शक्ति के रूप में हो जाता है। यहाँ से हिटलर जो है वो एंटर होता है। हिटलर वॉज बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। socio-economic and the political condition of Germany lead to the rise of Hitler. After the Versailles Treaty, he joined the Germany Workers' Party in 1919, which has later renamed as the National Socialist German Workers' Party. इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, सुनना है। हिटलर जो है
उनका जन्म 1889 को ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। ये उस समय जन्मे जिस समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कंडीशन जो थी जर्मनी की वो काफ़ी लीड हो रही थी और वर्जीलिया में जो काफ़ी ट्रेटीज़ हो रही थी और ये जो जर्मनी की जो वर्कर्स पार्टी जो थी यानी 1919 के अंदर इन्होंने जर्मनी की एक वर्कर्स पार्टी थी यहाँ सबसे पहले इंटरेस्ट लिया और 1923 के अंदर इट वॉज लेटर नो एज द नाजिस्ट पार्टी इन 1923 और यही पार्टी 1923 के अंदर नाजिस्ट पार्टी के नाम से जाने लगी। यानी जब हिटलर ने इसके अंदर 1919 के अंदर जर्मन वर्कर्स पार्टी के अंदर जब एंट्रेंस लिया था तो इसको रीनेम्ड किया गया था और वहाँ की जो पार्टी जो थी उसको नए नाम से जाना लगा जिसका समय था 1923 उसमें इसको नाजीस पार्टी के नाम से जाना लगा। तब से ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी। हिटलर प्लान्ड टू सीज कंट्रोल ऑफ बावेरिया, मार्च ऑफ बर्लिन एंड द कैप्चर्स ऑफ पावर। इस प्रकार की शक्तियों को वो बाउंड करने की कोशिश करने लगा, कंट्रोल करने लगा जिसमें बावेरिया, मार्च ऑफ बर्लिन इनको कैप्चर करने लगा एंड ही वॉज अरेस्टेड, ट्राइड for the treason and the letter released after 1929 banks collapses, business shut down, the people lost their job। यहाँ पर इतना मतलब इसको इतने पावर हो गए थे कि लगभग लोगों के बिजनेस जो थे वो भी ख़त्म होने लगे, लोगों के जॉब्स जाने लगे और सिचुएशन ऐसे डिस्प्रेस हो गई कि नाजिस जो है वो प्रोपेगेंडा गेव होप्स टू बेटर फ्यूचर टू द जर्मन पीपल। लेकिन ये जो हिटलर था वो जब एंटर हुआ तो यहाँ के लोगों को एक नया फ्यूचर देने के लिए वो हमेशा कोशिश करता रहा, बेटर फ्यूचर देने के लिए कोशिश करता रहा और इन 1928 के अंदर जो नाजिस्ट पार्टी है वो गॉट ओनली 2.6% वोट्स इन इलेक्शन। यहाँ पर नाजिस्ट पार्टी को केवल 2.6% वोट ही इलेक्शंस के अंदर मिला और जर्मनी की पार्लियामेंट बाय 1932 के अंदर इट हैड बिकम ए लार्जेस्ट पार्टी विथ 13%। यानी पहले तो स्टार्टिंग के अंदर तो इसको इतना पसंद नहीं किया गया, यानी टोटल वोट का केवल 2.6% ही इसने गेट किया। लेकिन 1932 आते आते इसने बहुत ही अच्छा उछाल जो है इस पार्टी ने किया और 37% वोट के साथ में ये जर्मनी पार्लियामेंट के अंदर एंटर हुआ। फिर धीरे धीरे इसने कुछ प्रॉमिस जो है वो मेड बाय हिटलर के द्वारा कुछ प्रॉमिस किए गए थे, उसमें कुछ प्रॉमिसेस हैं। हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर, हैज़ पैशनेट स्पीचेस अबाउट द फादरलैंड एंड प्रॉमिस इंस्पायर द जर्मन पीपल। इसने जर्मन पीपल से कुछ लोगों को इंस्पायर भी किया और उनको कुछ प्रॉमिस किए थे जिसके अंदर पहला प्रॉमिस था हर प्रॉमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन undo injustice and the Versailles Treaty restore and dignity of the German people and create the opportunities for the unemployed people। यानी इस प्रकार के उसने प्रॉमिस किए कि वो अपने राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उंडो ठीक है इनजस्टिस ऑफ द वर्सेलिया ट्रीटी इनके अंदर डिग्निटी बनाएगा, एक पद बनाएगा। जर्मन के पीपुल जो है उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट यानी अवसर यानी अनएम्प्लॉयड जो व्यक्ति हैं उनको रोजगार के लिए वो अवसर देगा। एंड ही प्रोमाइज द एम्प्लॉयमेंट फॉर द दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड द सिक्योर्ड फ्यूचर फॉर द यूथ। और भविष्य के लिए भी उसने एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही और सिक्योर उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए काम करेगा। ऐसे ऐसे यूथ जो हैं यानी ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं जो हैं उसने ली थी। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड टू द रेजिस्ट फॉर द फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस अगेंस्ट द जर्मनी। और जर्मनी के अंदर बहुत सारे जो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस के जो व्यक्ति थे उनसे भी उसने काफ़ी सारे प्रॉमिस किए। आई होप कि मैंने जितने भी व्यू पॉइंट हैं उनको एक्सप्लेन किया है जो आपको समझ में आया होगा, डेफिनेटली आया होगा। तो अगर इस चैप्टर्स के अंदर इफ़ एनी क्वेरीज अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज है, कोई दिक्कत है तो वो डाउट क्लास के अंदर हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि हिस्ट्री में प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही होनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम इसी चैप्टर्स को के अदर जो व्यू ऑफ पॉइंट है उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो एवरीबॉडी थैंक यू फॉर कोऑपरेट मी एंड जॉइन माय क्लास। ओके, थैंक यू।